जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिजल्ट्स हम लोगों ने डिराइव किए, उन रिजल्ट्स को आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकें, समझ सकें, सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कुछ सिंपल केसेस, कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आप देखें एग्जांपल 1 में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया हुआ है। ये प्लेट्स दिखाने का मतलब ये प्लेन बोर्ड से परपेंडिकुलर है प्लेट्स का। तो एक प्लेट है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेपरेशन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में 1 मिलीमीटर है, तभी ये इन्फिनाइट प्लेट की तरह काम करता है। सेपरेशन शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू एरिया। दोनों प्लेट्स पे मैंने चार्जेस जो दिए हैं वो अनइक्वल चार्ज दिया है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर प्लेटों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट दिया जाता है। उसका कंडीशन भी आपको बताया था, उसका कॉज भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर रेडिएट नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि अगर प्लेटों पे अनइक्वल चार्ज दे दिया जाएगा तो क्या कैपेसिटर नहीं बनेगा? क्या कैपेसिटर तो तब भी बनेगा पैरेलल प्लेट। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि वहां एनर्जी केवल प्लेटों के बीच नहीं कन्फाइंड होगी बल्कि बाहर भी रेडिएट होगी, और बाहर एनर्जी रेडिएट होना इज नॉट गुड। जैसा कि आपको बताया गया था, वो आसपास के इंस्ट्रूमेंट से इंटरैक्ट करना शुरू करता है, अननेसेसरली जगहों पर करंट फ्लो करता है। पर सपोज करो इस प्लेट पे मैंने Q1 चार्ज दिया, इस प्लेट पे Q2 चार्ज दिया, 20 कूलम एंड 40 कूलम, बोथ आर आइडेंटिकली चार्ज्ड, मैग्नीट्यूड अलग अलग है पर नेचर सेम है। पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो इसमें अगर आपको रिजल्ट याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी अनइक्वल चार्ज देते हैं तो आउटर सरफेसेस पर हमेशा इक्वल नेचर और इक्वल वैल्यू का चार्ज आता है। अगर मान लो आउटर सरफेसेस पे मैं, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 और सरफेस 4, तो आपको ध्यान हो तो सरफेस 1 पे और सरफेस 4 पे तो इक्वल नेचर और इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज आता है, एंड द वैल्यू वाज Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये तो हम डिराइव कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही। Q1 और Q2 साइन के साथ प्लेस किया जाता है, मतलब 20 प्लस 40 बाई 2, दैट मीन्स प्लस 30 माइक्रोकूलम बाहरी प्लेटों पर। अब सोचकर देखो, अगर इस पर प्लस 30 माइक्रोकूलम आ गया इधर वाले सरफेस पे, और टोटल चार्ज आपने जो फर्स्ट प्लेट को दिया हुआ है वो 20 माइक्रोकूलम या कूलम, जो भी आप यूनिट लेना चाहें, सपोज माइक्रोकूलम है, तो इसका मतलब है कि निश्चित है कि इसके अंदर वाले सरफेस पे यानी सरफेस 2 पर द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी, ताकि दोनों सरफेसेस ऐड होकर 20 हो जाए, यानी यहां पे तो -10 माइक्रोकूलम आना चाहिए। नहीं, तभी तो 30 एंड -10 माइक्रोकूलम 20 बनेगा। और आपको यह भी याद होगा कि आमने सामने वाले सरफेसेस पे तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, तो अगर इस पर -10 है तो निश्चित है कि यहां पे +10 माइक्रोकूलम होना चाहिए। और ये +10 माइक्रोकूलम और ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इस पर +30 माइक्रोकूलम, ये दोनों ऐड होकर वही आ जा रहा है जो आपने दिया था। ये हमेशा ही होता है। इसका मतलब आप देखें तो बाहर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडिएट करेंगे, इधर वाले चार्ज के कारण ऐसे रेडिएट होगा। यही मैं कह रहा था कि हजार्डस होता है आसपास के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इन दोनों चार्जेस के कारण बना ना, जो इक्वल एंड अपोजिट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो इस रीजन में डेवलप हुआ, इस रीजन में। और इसके लिए अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वेशन तो वही यूज करूंगा, Q इज इक्वल टू CV। बस Q की जगह कौन सा चार्ज लोगे? Q की जगह वो चार्ज जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, कैपेसिटेंस डेवलप हो रहा है। और कैपेसिटेंस तो अंदर वाले चार्ज के कारण हो रहा है। अंदर वाला चार्ज मतलब अगर मैं जनरलाइज्ड इक्वेशन के फॉर्म में बताऊं तो अंदर वाला चार्ज आता है Q1 माइनस Q2 बाई 2, और C को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं तो दिस इज V। और यही Q1 माइनस Q2 बाई 2 जो मैंने कैलकुलेट किया है वही 10 आया हुआ है। नहीं, ये Q1 अगर 20 है, Q2 अगर 40 है, तो 40 माइनस 20 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 2, वो 10 आया हुआ है, जो हम लोगों ने न्यूमेरिकली भी निकाला है। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 10 डिवाइडेड बाई C, और C की जगह आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यानी वैल्यू अगर मैं लिखूं 10 माइक्रो में है तो 10 टू द पावर -6, D मैंने दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन ही रहने देता हूं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है।
तो मैं 1/ε को डायरेक्टली लिख सकता हूं 36 पाई इंटू 10⁹9। तो 1/ε को मैं सीधा ही लिख देता हूं 36 पाई इंटू 10⁹9 डिवाइडेड बाय एरिया मैंने दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जो भी सॉल्व कर वैल्यू आ जाए लगभग ये वैल्यू आना चाहिए। 10⁻⁻9 और +9 कैंसिल हो जा रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज कमिंग आउट एज 360 पाई वोल्ट्स। या तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के जनरलाइज फॉर्मूले से निकाल लो। अगर आपको ये कैलकुलेट करने में दिक्कत हो तो आप एक और तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वो है कि अगर आपको प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड नोन हो तो आप E.dr से भी निकाल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, अगर प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है तो हम E.dr से भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर मुझे V1 माइनस V2 इन दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो दिस विल बी E इंटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा सोचकर देखना। तो इस प्लस के, इनको मैं 4 अलग अलग सर्फेसेस मानूंगा। इस प्लस के कारण राइट साइड, इस माइनस के कारण लेफ्ट साइड, इस प्लस के कारण लेफ्ट साइड और इस प्लस के कारण लेफ्ट साइड, और इन दोनों का वैल्यू सेम है तो फर्स्ट और फोर्थ का तो इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना? फर्स्ट और फोर्थ का, फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 आया तो फोर्थ के कारण E4 इधर की ओर, दोनों का वैल्यू सेम है। तो केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो अंदर वाले चार्जेस के कारण ही बचेगा, प्लस के कारण लेफ्ट और माइनस के कारण भी लेफ्ट। यानी मैं कह सकता हूं कि एक सरफेस के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो 2 सरफेस के कारण हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यानी E की जगह मैं लिख लूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में तो इनटू डी। और सिग्मा कैसे लिखोगे? तो सिग्मा इज अगेन चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन इनटू डी। आप अगर ध्यान से देखो तो चार्ज का वैल्यू जो हम लोगों को कंसीडर करना है वो यही सरफेस 2 और 3 वाला कंसीडर करना है। सरफेस 2 और 3 पे वही चार्ज है 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप यहां पे इक्वेशन देखो पोटेंशियल डिफरेंस का और यहां पे इक्वेशन देखो पोटेंशियल डिफरेंस का, ये दोनों आइडेंटिकली आ रहा है क्योंकि मेथड अलग अलग है पर वैल्यू तो सेम ही आना चाहिए। आइदर E.dr से करो या Q = CV से करो, दोनों ही मेथड से आप प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यानी अनइक्वल चार्ज भी हो तो भी याद रखना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है, ये ध्यान रखना है ना। इक्वल चार्ज हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, Q = CV यूज करते हैं। अनइक्वल चार्ज हो तो Q1 - Q2/2 = CV यूज किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था कि अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसका इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था, द वैल्यू वाज Q² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स जैसे ही आता है क्वेश्चन में, चूंकि पूरे 11th में आप मैकेनिक्स में फोर्स को ही डिस्कस करते हैं, तो मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स को यूज करके यहां पे फोर्स के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन D है, एक पर Q चार्ज और एक पर -Q चार्ज। ये वाला प्लेट जो है वो तो एक वायर से फिक्स किया हुआ है, लेकिन जो दूसरा प्लेट है जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, दैट इज प्लेट 2, उसका मास m है और वो फ्री टू मूव है ऑन दिस फ्रिक्शनलेस सरफेस। मेंशन नहीं है तब तक हम फ्रिक्शनलेस मानेंगे। आइडियलिस्टिक पुली कंडीशन यहाँ पे, पुली सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है, इससे एक वायर निकालकर एक और पुली और ये रिजिड सपोर्ट, और यहाँ पे इसका मास m और इसका मास 2m दिया हुआ है। और कहा गया अगर मैं इस सिस्टम को रिलीज करूं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट 2। अच्छा, प्लेट 2 का एक्सेलरेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो जनरल मैकेनिक्स यूज करेंगे हम लोग। मान लो जैसे ही मैंने छोड़ा ये वाला ब्लॉक सपोज A एक्सेलरेशन से नीचे आना शुरू किया, अज्यूम कर लेते हैं, मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि ये इधर की ओर अट्रैक्शन के कारण चल रहा हो तो ये ऊपर जाए, वो आंसर अपने आप बता देगा। मान लो मैं ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से नीचे आना शुरू हुआ। थोड़ा याद करके मैकेनिक्स में कंस्ट्रेंट रिलेशन याद करके बताओ, अगर ये A एक्सेलरेशन से इधर की ओर आ रहा है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, मतलब इस प्लेट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? तो याद है जब पुली मूवेबल होता है, सपोज करो इस तरह का पुली अरेंजमेंट है, अगर मान लो यहाँ का एक्सेलरेशन अगर मैं A1 मान लूँ, यहाँ का एक्सेलरेशन A2 मान लूँ और यहाँ का एक्सेलरेशन A मान लूँ, तो पुली के जो दोनों एंड्स का एक्सेलरेशन होता है A1 + A2/2, ये पुली का मूवेबल पुली के लिए कंस्टेंट रिलेशन होता है। अगर आपको ध्यान हो तो 11th में हम बहुत कॉमनली मैकेनिक्स में पढ़ते हैं।
तो अगर इस पुली के दोनों एंड्स में इसको और इसको कंसीडर करूं, ये 1 है, ये 2 है, और ये पुली का जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये पुली भी नीचे आएगा, तो मैं कह सकता हूं पुली का एक्सेलरेशन a है, तो मैं इक्वेशन कंस्ट्रेंट का लिख सकता हूं a पुली मस्ट बी इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2। ये मैंने लिखा कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉर मूवेबल पुली। अगर ये आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप अपने 11th की थियरी में जहां पर आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया है वहां पे कंस्ट्रेंट रिलेशन बताया जाता है, आप एक बार देख लें, ये इक्वेशन आपको वहां पे दिख जाएगा, a1 प्लस a2 बाई 2। इस केस में a पुली अगर a है और a1 मतलब इस एंड का एक्सेलरेशन, जो इस एंड का एक्सेलरेशन होगा वही इस प्लेट का भी एक्सेलरेशन होगा, तो a1 मैं उसको लिख देता हूं, a2 मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, और ये पॉइंट तो रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो 0 है, डिवाइडेड बाई 2, यानी a1 का वैल्यू जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 2a। मतलब अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो दिस शुड मूव विथ एक्सेलरेशन 2a। ये मैंने क्या किया मालूम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम करने के लिए इक्वेशन लगाया, नहीं तो मुझे क्या करना होता, अगर मैं इस पे न्यूटन्स लॉ लगाऊं तो नीचे की ओर फोर्स एक्ट कर रहा है 2mg, यहां पे मान लो टेंशन T, थ्रेड सब मासलेस मानूं तो यहां पे टेंशन T/2, यहां पे T/2, तो यहां पे T/2। तो इसके लिए अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगाकर इक्वेशन लिखूं तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब मैं इक्वेशन लिखूंगा 2mg माइनस T इज इक्वल टू 2ma। क्यों? न्यूटन्स लॉ फर्स्ट ब्लॉक के लिए, और इस ब्लॉक के लिए अगर लिखूं तो इक्वेशन लिखूंगा T/2 माइनस, क्योंकि इस पर एक फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है और वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो T/2 माइनस Fe मस्ट बी इक्वल टू m इंटू, मान लो इसका एक्सेलरेशन मैं a1 ले लूं, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर मैं a1 ले लूं जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, पर अगर नहीं कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करता तो देखना वेरिएबल्स कितने हो जाते हैं, एक मेरे लिए वेरिएबल होता a, एक मेरे लिए वेरिएबल होता a1 और एक वेरिएबल होता t, तो 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन तो चाहिए भाई, 2 ब्लॉक से तो मैं 2 ही मोशन की इक्वेशन लिख सकता था, तीसरा इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है कंस्ट्रेंट से। तो अब मैं यहां a1 की जगह लिख सकता हूं 2a, a1 की जगह लिख सकता हूं 2a। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सपोज यहां इक्वेशन को सॉल्व करूं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो दिस मस्ट बी 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma, और यहां पे हो जाना चाहिए t माइनस 2fe शुड बी इक्वल टू 4ma। इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं तो t गेट्स कैंसल्ड, मतलब 2mg माइनस 2fe, fe की जगह क्या लिखोगे, चार्जेस दिए हुए हैं इस पर q, तो q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू 6ma। ऐड कर दिया इक्वेशन को, यहां से 2 गेट्स कैंसल्ड, तो फाइनल जो आंसर मिल रहा है मुझे, दिस कम्स आउट एज, यहां पे आ जाना चाहिए g/3 माइनस, यहां पे आ जाना चाहिए q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6ma एप्सिलॉन, दिस मस्ट बी द एक्सेलरेशन a। ये एक्सेलरेशन मुझे मिला इस ब्लॉक का, तो जायज है, मुझे निकालने को कहा गया है एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट 2, तो फाइनल आंसर इसका 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज 2a, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट। अगर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक का इक्वेशन तो q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन है, बाकी कंसेप्ट जो है वो कंस्ट्रेंट रिलेशन का मैकेनिक्स से लिया मैंने, पर इंटरमिक्स करके बहुत क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे। इसी पॉइंट को थोड़ा और क्लैरिटी से आप समझें, उसके लिए इसी पॉइंट को थोड़ा और क्लैरिटी से आप समझे, उसके लिए मैंने अगले एग्जाम्पल में भी ऐसा ही एक कंडीशन लिया है, जिसमें देखें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पर मैंने Q चार्ज दिया, एक पर माइनस Q चार्ज दिया है, एक प्लेट तो थ्रेड से कनेक्टेड है मतलब फिक्स्ड है, और दूसरा प्लेट जो है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग का कांस्टेंट K है। पूछा गया क्वेश्चन में चार्जेस दे दिए QQ, मासेस MM, एरिया A, सेपरेशन D, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। जैसे इस सिस्टम को रिलीज करोगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताना है जब वो इक्विलिब्रियम में आया,
और दूसरे पार्ट में कहा गया है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंशन। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटेंशन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे ही आप इस सिस्टम को रिलीज करोगे, सोचकर देखना, इस वाले कैपेसिटर प्लेट पे प्लस चार्ज है, इस वाले कैपेसिटर प्लेट पे माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण ये प्लेट चलना शुरू करेगा। जैसे ये चलना शुरू करेगा, ये चलता जाएगा और एक ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि जब ये इधर की ओर चलेगा तो स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा और स्प्रिंग विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, तो स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आके रुक जाएगा? तो नहीं। एक बॉडी अगर चलना शुरू कर दे तो तब तक नहीं रुकता है जब तक उसे रोका ना जाए, यानी सिर्फ फोर्स जीरो होने से वो रुकेगा नहीं, वो उसको क्रॉस कर जाएगा इनर्शिया के कारण। जब वो क्रॉस कर जाएगा तो धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से बड़ा होना शुरू होगा, और जब स्प्रिंग फोर्स बड़ा होना शुरू होगा तो ये जो प्लेट है दैट विल स्टार्ट टू परफॉर्म रिटार्डेड मोशन, और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और वो आकर एक जगह रुकेगा और फिर वापस चलेगा। और ये अगर आप छोड़ दो तो इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होता है। तो जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग जब ये प्लेट अट्रैक्ट होकर चलना शुरू करेगा तो सपोज करो एक कंडीशन में ये प्लेट जो है वो यहां पे पहुंचा, ये मान लो दूरी है x नॉट, मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन इज x नॉट, दिस इज से द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है बॉडी पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स बिकम्स इक्वल टू जीरो। बॉडी पर एक्ट करने वाला, अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क जीरो मैंने बताया हुआ है आपको, कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों जीरो। यहां टॉर्क की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सारे फोर्सेस मैं मान रहा हूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग भी सेंटर ऑफ मास पे ही कनेक्टेड है। तो इसका मतलब नेट फोर्स का मतलब लेफ्ट साइड में जो इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और राइट साइड जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज एक्सटर्नल स्प्रिंग फोर्स। और निश्चित है मैंने माइनस साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि वेक्टर एडिशन कर दिया, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स जिसका वैल्यू होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। यहां से देखोगे तो एक्स नॉट का वैल्यू मुझे मिल जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन मुझसे पूछा गया इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ ये भी बताओ कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। अभी भी ये आके रुकेगा नहीं, ये और नजदीक आएगा और फाइनली ये यहां आकर कहीं रुकेगा प्लेट। मान लो जब ये प्लेट यहां पे आके रुका तो दिस एक्सटेंशन इज से एक्स इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन। थोड़ा याद करके बताओ, किसी भी केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने का क्या तरीका होता है? तो मैक्सिमम एक्सटेंशन तभी होगा जब पूरा का पूरा एनर्जी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क परफॉर्म करेगा वो सारा का सारा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाना चाहिए। दैट विल बी द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। याद रखना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम यूज करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन तो देखना अगर मैं यूज करूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा Fe इंटू एक्स, दिस मस्ट बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, या आप डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जैसे चाहो वैसे करो। यहां से एक एक्स वाला टर्म गेट्स कैंसल्ड, यानी एक्स कम्स आउट एज 2Fe डिवाइडेड बाई के, और Fe का तो वैल्यू आप याद करो, दिस वाज के रादर Fe का वैल्यू था क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू के। सॉरी ऊपर वाले में मैंने गलती की है ना, ऊपर वाले में स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर थोड़ी होगा,
ऊपर वाले केस में तो स्प्रिंग फोर्स विल बी सिंपल के एक्स नॉट, तो एक्स नॉट का वैल्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ 2 रह जाएगा, तो एक्स नॉट का वैल्यू में यहाँ पे 2 वाला टर्म मिलेगा आपको, क्योंकि वहां तो सिर्फ फोर्स इक्वेट किया है, इसमें मैंने गलती से एनर्जी का इक्वेशन लिख लिया था, ये फोर्स आएगा, यहाँ एनर्जी का इक्वेशन आएगा। तो इसमें देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, जबकि यहाँ पे आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k। जायज है, इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो एक्सटेंशन था और मैक्सिमम एक्सटेंशन डबल है। क्लियर है? ऊपर वाले में फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा, एनर्जी नहीं। बढ़िया, इसमें भी हम लोगों ने मैकेनिक्स के कंसेप्ट को मिक्स किया। फिर मैंने एक और इक्वेशन आपको यहां थियरी के दौरान बताया, वो इक्वेशन है कि जब भी दो चार्ज्ड कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन करते हो तो फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेनन तब तक चलता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम ना हो जाए। जैसे देखो यहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है जिसमें एक बैटरी है 12 वोल्ट की, यहां पे कैपेसिटर C1 है 3 माइक्रोफैरेड का, कैपेसिटर C2 है 6 माइक्रोफैरेड का, एक स्विच यहां पे दिखा हुआ है S1 और एक स्विच यहां पे दिखा हुआ है S2। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इनिशियली S1 इज क्लोज्ड, शुरू में केवल S1 बंद है, S2 खुला हुआ है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज रादर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। S1 को खोल दिया, S2 को ओपन कर दिया। फाइनल चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पूछा गया है। बताओ क्या फेनोमेनन होगा, ये स्विचेस का अरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ। एक एक करके सिचुएशन एनालाइज करते हैं। शुरू में S1 बंद है और S2 खुला हुआ है, तो S1 बंद है, इसका मतलब है ये बैटरी इस कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पे से इलेक्ट्रॉन खींचकर इधर भेजेगा, मतलब धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। कब तक चार्ज होगा? स्टेडी स्टेट कंडीशन तक, फुल्ली चार्ज कंडीशन तक। मतलब इनिशियली व्हेन S1 इज क्लोज्ड दिस कैपेसिटर विल अटेन अ फाइनल चार्ज, उसको मैं Q1 नाम देता हूं, C1 V1। C1 मतलब 3, V1 मतलब 12, यानी 36 माइक्रोकूलम ये कैपेसिटर चार्ज अक्वायर कर लेगा। जैसे ये कंडीशन पूरा हुआ उसके बाद कहा गया कि S1 इज ओपन, S1 को ओपन कर दिया, इसका मतलब अब बैटरी सर्किट से हट गया, और S2 इज क्लोज्ड, मतलब अब एक चार्ज्ड कैपेसिटर जुड़ गया एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से। जैसे ही चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर से जुड़ेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन का फेनोमेनन शुरू हो जाएगा, ये बैटरी की तरह काम करना शुरू कर देगा ये इस कैपेसिटर के लिए। आप इस बात को क्लैरिटी से समझो कि एक कैपेसिटर को चार्ज करने के दो तरीके हैं, एक बैटरी से चार्ज करते हैं और एक चार्ज्ड कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को भी चार्ज कर सकता है। डिफरेंस ये है कि बैटरी से जब चार्जिंग होती है तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जब एक चार्ज कैपेसिटर दूसरे चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करता है या उस पर चार्ज ट्रांसफर करता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलता है जो चार्ज कर रहा है, और तब तक बदलता है जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। दैट वोल्टेज इज वाज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल या कॉमन वोल्टेज। तो मुझसे पूछा गया जैसे इसको क्लोज करोगे रीडिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू होगा। फाइनल कंडीशन में पूछा गया फाइनल वोल्टेज बताओ इसके क्रॉस, इसके क्रॉस पूछूं या इसके क्रॉस पूछूं या दोनों के क्रॉस पूछूं, एक ही बात है, कॉमन पोटेंशियल तो सेम ही आएगा। बताओ कॉमन पोटेंशियल का इक्वेशन क्या मिला था हमें, Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। Q1 की जगह वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 36, प्लस माइनस का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा वाला कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज, ये सब रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले के चार्जेस होते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले इस पे 36 माइक्रोकूलम चार्ज था, इस पे 0 था, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 जिस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है दैट इज 6 प्लस 3 दैट इज 9, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है दिस इज 4 वोल्ट। और जायज है पोटेंशियल डिफरेंस अगर 4 वोल्ट है और कोई आपसे पूछे इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है फाइनल, तो फाइनल चार्ज मस्ट बी C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V0। C2 का वैल्यू है 6 एंड V0 इज 4, मतलब इस पे फाइनल चार्ज हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। और इस पर अगर 24 माइक्रोकूलम है इसका मतलब 36 में से 24 इस पे चला गया तो बचा हुआ 12 माइक्रोकूलम का चार्ज C1 पे रह गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन का फेनोमेनन। अच्छा, उसी अरेंजमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने यहां पे भी दिया हुआ है। इसमें भी एक अरेंजमेंट दिखाया हुआ है जिसमें एक बैटरी है जिसका वोल्टेज दिया हुआ है 80 वोल्ट,
एक कैपेसिटर यहां पे है C1 2 माइक्रोफैरेड का, एक स्विच अरेंजमेंट है विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। शुरू में ये पोजीशन 1 पर है इनिशियली, ये बताया हुआ है क्वेश्चन में कि इनिशियली स्विच इज एट पोजीशन 1 और फाइनली स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन 2। क्वेश्चन में पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनिशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम फाइनली, मतलब इनिशियल एनर्जी का कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन फाइनल भी सिस्टम में स्टोर्ड है। तो फ्रैक्शन निकालने का तरीका भी हम लोगों ने पहले कंसिडर किया हुआ है। फ्रैक्शन के लिए पहले तो मैं इनिशियल एनर्जी निकालता हूं, आप सोचकर देखें इनिशियली सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। तो जब ये स्विच 1 पोजीशन 1 पर है तो ये बैटरी केवल इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू C1 इंटू V0 का स्क्वायर, यानी हाफ इंटू C1 की जगह हो गया 2 इंटू V0 का स्क्वायर, मतलब कॉमन पोटेंशियल बैटरी के वोल्टेज का स्क्वायर, यानी 80 का स्क्वायर दैट इज 6400 है ना। तो ये हो गया 6400 माइक्रो जूल, इतनी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम पे। अच्छा अब बताओ, जैसे ही आप इसको पोजीशन 2 पर लेकर आओगे रीडिस्ट्रीब्यूशन का फेनोमेनन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के फेनोमेनन में इन वायर्स में से स्पार्किंग से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी का लॉस हो जाता है। उस एनर्जी लॉस का भी इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था, याद करो, डेल्टा यू का वैल्यू C1 C2 by 2 C1 plus C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो C1 C2 का मतलब होगा 8 2 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 मतलब 10 इंटू V1 माइनस V2 का मतलब V1 इस कैपेसिटर का वोल्टेज दैट वाज 80 माइनस V2 मतलब दूसरा वाले कैपेसिटर का वोल्टेज विच वाज 0 उसका स्क्वायर। ये V1 V2 तो इनिशियल वोल्टेजेस होते हैं। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो दिस विल बी 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 80 का स्क्वायर मतलब 6400। तो यहां से सॉल्व करूं तो दिस बिकम्स 0 32 एंड 5120 माइक्रो जूल, ये आ रहा है लॉस इन एनर्जी। कैलकुलेशन एक बार देख लेना ध्यान से। 80 का स्क्वायर इज 6400, ये 2 से 8 और 1 0 कैंसिल, 0 32 51, बिल्कुल ठीक है, 5120 माइक्रो जूल। अच्छा 5120 माइक्रो जूल तो लॉस हुआ, इनिशियल था 6400 माइक्रो जूल, तो इसका मतलब बचा हुआ एनर्जी कितना है सिस्टम में, तो जितना था उसमें से जो लॉस हो गया यानी रिमेनिंग जो है वो अभी भी सिस्टम में है। इसका मतलब रिमेनिंग एनर्जी अगर पूछा जाए तो रिमेनिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू 6400 माइनस 5120 माइक्रो जूल, जो कितना हो जाना चाहिए देखना, 0 10 माइनस 2 इज 8, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज 2 एंड 6 माइनस 5 1280 माइक्रो जूल, ये रिमेनिंग एनर्जी है सिस्टम में। तो बताओ फिर फ्रैक्शन अगर निकालना है तो फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, तो फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा फ्रैक्शन विल बी 1280 डिवाइडेड बाई 6400। परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी लिया हुआ है। तो जितने भी इक्वेशंस आपको बताए गए थियोरी में, उन इक्वेशंस को यूज कर अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने यहां पे बताया आपको। ध्यान से इसको वीडियो पॉज कर पहले सारे सॉल्यूशंस नोट कर लें।